प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल्स का परिचय पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको अध्याय 10 वृत्त सर्कल्स के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 10 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों, व्रत अध्याय के इस वीडियो में हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे। व्रत से संबंधित कुछ अन्य पदों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि, जीवा इत्यादि, तथा व्रत के कुछ गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये व्रत क्या होता है ये तो आपको पता ही है। एक गोल आकृति, इसे हम व्रत कहते हैं। ठीक है, उसका एक केंद्र होगा, एक त्रिज्या होगी। तो इन सभी का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम व्रत की परिभाषा को समझ लेते हैं कि व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, व्रत आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, लेकिन व्रत की परिभाषा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप बड़े हों और जब आप कभी इंटरव्यू दें यानी कि साक्षात्कार दें तो आपसे पूछ लिया जाए कि व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसकी परिभाषा को जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर यानी कि बराबर दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक बिंदु लिया, दूसरा बिंदु लिया, ये लाल रंग के बिंदु लिए, और एक तीसरा बिंदु लिया। ठीक है, और एक बिंदु लिया हमने काले रंग का। ठीक है, काले रंग का बिंदु को हम मान लेंगे स्थिर बिंदु। ठीक है, काले रंग का बिंदु हमारा क्या है? स्थिर बिंदु। ठीक है, अब ये लाल रंग का बिंदु जो है, ये स्थिर बिंदु से एक दूरी पर स्थित है, दूसरे लाल रंग वाला भी दूसरी दूरी पर स्थित है, और तीसरे लाल रंग वाला भी तीसरी दूरी पर स्थित है। पर अगर ये दूरी स्थिर हो, मतलब कि ये दूरियां बराबर हों, ठीक है, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर हों, ठीक है, तो इन सब बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है जो कि एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो ये है वृत्त की परिभाषा। ठीक है, अब हम केंद्र की परिभाषा पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसे सेंटर कहते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त है, और वृत्त के अंदर जो स्थिर बिंदु होता है जिससे बराबर दूरी पर बाकी बिंदु स्थित होते हैं, तो वो जो स्थिर बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर जो O है वो क्या है? हमारा वृत्त का केंद्र है। जो स्थिर बिंदु है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब हम त्रिज्या की परिभाषा पढ़ते हैं। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या की क्या परिभाषा है? बहुत ही आसान परिभाषा है। स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, केंद्र से जो स्थिर दूरी होती है उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये एक वृत्त है, वो इसका केंद्र है, और वो केंद्र से जो स्थिर दूरी है किसी भी बिंदु की वृत्त पर, वो क्या कहलाती है? हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर जो लंबाई ओपी है वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या का एक और परिभाषा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। मतलब केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाकर हम कोई रेखा खींचें, रेखाखंड खींचें, तो वो रेखाखंड भी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि त्रिज्या को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। रेखाखंड के रूप में, कौन सा रेखाखंड? केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तथा इसकी लंबाई के रूप में। लंबाई जैसे कि यहाँ पर ओपी है, वो क्या लंबाई है? वो स्थिर दूरी है केंद्र से वृत्त की। केंद्र से वृत्त की जो स्थिर दूरी है वो भी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। व्रत की रचना। ठीक है, व्रत की रचना करने के लिए सबसे पहले जो है हमें एक प्रकार लेना पड़ेगा, तथा इसमें एक पेंसिल को लगाना पड़ेगा। तो हमने एक प्रकार ले लिया और उसमें एक पेंसिल लगा दी। ठीक है, अब हमें व्रत खींचना है, तो व्रत की त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर स्केल से 2 सेंटीमीटर व्रत की त्रिज्या नाप ली। कैसे नापी व्रत की त्रिज्या? नुकीले हिस्से और पेंसिल के बीच की जो दूरी है वही त्रिज्या होगी हमारी। ठीक है, तो ये हमने स्केल से नाप ली। अब हम क्या करेंगे? इसका नुकीला सिरा, ठीक है, ये नुकीला जो सिरा है, ठीक है, इसको कागज के एक पृष्ठ के एक बिंदु पर रख देंगे, वो हमारा केंद्र होगा वो बिंदु। ठीक है, एक बिंदु पर रख देंगे, और दूसरी भुजा जिसमें पेंसिल लगी है, ठीक है, उसे कुछ दूरी तक खोला। यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर तक खोला, और नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर दूसरी भुजा को एक चक्कर घुमाइए। ये पेंसिल जो है उसको एक चक्कर घुमाएंगे हम। ठीक है, गोल गोल चक्कर घुमाएंगे।
फिर जो पेंसिल पर जो आकृति, पेंसिल से जो कागज पर आकृति बनेगी वो क्या होगी, वृत्त होगी। ठीक है, आप देख पाएंगे कि पेंसिल से जो आकृति बन रही है वो क्या बन रही है, वृत्त के आकार की बन रही है। ठीक है, तो जो नुकीला सिरा जहां हमने रखा था वो हमारा केंद्र होता है। ठीक है, और जो दूरी हमने ली थी 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर उदाहरण के लिए, वो हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, ये एक वृत्त है दोस्तों। ठीक है, ये एक तल पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक वृत्त उस तल को, जिस तल पर वह स्थित है, 3 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहला भाग वृत्त के अंदर का भाग। ठीक है, तो ये वृत्त के अंदर जो हरा हरा भाग है, ठीक है, ये एक भाग हो गया, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर भी कहते हैं। दूसरा खुद वृत्त, ये वृत्त, ठीक है, अभी देखो इसका रंग बदला। ठीक है, तो ये जो वृत्त है ये दूसरा भाग हो गया। अब वृत्त के बाहर का भाग, ठीक है, वृत्त के बाहर का भाग जो है पूरा, वो क्या कहलाता है, वही भाग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि वृत्त जो है जिस तल पर स्थित होता है उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है, अभ्यंतर, वृत्त और बही भाग में। जीवा, आइए अब हम जीवा की परिभाषा पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले, यहाँ पर हमने पी क्यू लिया है, तो रेखाखंड पी क्यू क्या होता है, वृत्त की एक जीवा कहलाती है। ठीक है, तो पी क्यू लिए हमने दो बिंदु वृत्त पर, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और एक रेखाखंड खींचा, तो ये जो रेखाखंड है पी क्यू, ये रेखाखंड पी क्यू क्या कहलाएगा, हमारा जीवा कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहलाएगा। व्यास, आइए अब हम व्यास की परिभाषा पढ़ते हैं। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने जीवा देखी थी पी क्यू। ठीक है, पर अब हमने एक जीवा ली जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, ये जीवा है ए बी, जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाती है। तो ये जीवा ए बी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाएगी, हमारा वृत्त का व्यास। तो ए बी यहाँ पर हमारा वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, त्रिज्या के समान शब्द व्यास को भी दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात एक रेखाखंड के रूप में तथा इसकी लंबाई के रूप में। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ये आप याद रखिएगा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, व्यास। तथा सभी व्यासों की लंबाई समान होती है। ठीक है, सभी व्यास समान लंबाई के होंगे, जो कि त्रिज्या से दोगुने होंगे। व्यास की जो लंबाई है त्रिज्या की दोगुनी होगी। ठीक है, आकृति में एओबी जो है वृत्त का एक व्यास है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि त्रिज्या के समान व्यास भी दो अर्थों में प्रयुक्त होगा, अर्थात रेखाखंड के रूप में। तो रेखाखंड के रूप में हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको, कि व्यास वह रेखाखंड होगा जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से मिलाने पर हमें मिलेगा, किंतु वह केंद्र से होकर जाना चाहिए, वो रेखाखंड केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाए, वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम लंबाई के रूप में बोलेंगे तो त्रिज्या से जो दोगुनी लंबाई का जीवा होगा वो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, आइए अब हम चाप के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्क कहते हैं। ठीक है, तो चाप की परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी के दो बिंदु हैं। ठीक है, इसके बीच के भाग को क्या कहेंगे हम, चाप। ठीक है, तो ये लाल कलर का जो भाग है ये एक चाप है। ठीक है, और ये नीले कलर का भाग भी पी क्यू के बीच का ही भाग है, ये भी एक चाप है। ठीक है, अब देखिए बिंदु पी तथा क्यू के बीच के वृत्त के भाग को देखिए, तो हम पाएंगे कि दोनों भागों में से एक भाग बड़ा है और एक भाग छोटा है, और दोनों ही चाप कहलाते हैं। तो जो बड़ा भाग है उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। ठीक है, और जो छोटा भाग होगा उसको हम कहेंगे लघु चाप। ठीक है, क्योंकि बड़े को हम दीर्घ कहते हैं और छोटे को हम लघु कहते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा भाग है नीले रंग का, इसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, और जो छोटा भाग है लाल रंग का, उसे हम कहेंगे लघु चाप। ठीक है, तो चाप की परिभाषा क्या है, वृत्त दो बिंदुओं के बीच के वृत्त का भाग। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू जो है दो बिंदु है वृत्त पर, और इसके बीच के भाग क्या कहला रहे हैं, चाप। ठीक है, इनमें से एक चाप बड़ा है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ चाप, और एक चाप छोटा है तो उसे हम कहते हैं लघु चाप। ठीक है, अर्धवृत्त अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त जैसे कि हमको नाम से ही प्रतीत होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा और वृत्त मतलब वृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त मतलब हो गया हमारा आधा वृत्त। ठीक है, अब हम अर्धवृत्त की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, जब P और Q एक व्यास के सिरे हों, ठीक है, तो P और Q यहाँ पर एक व्यास के सिरे हैं, तो दोनों चाप बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि P और Q क्या है, व्यास के सिरे हैं, तो दोनों चाप लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो प्रत्येक चाप है, जो दोनों बराबर चाप है, उनको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। ठीक है,
ठीक है। तो जो लाल रंग का है वो भी अर्धवृत्त है और जो ऊपर नीले रंग का होगा वो भी हमारा अर्धवृत्त होगा। ठीक है। तो जब P और Q एक व्यास के सिरे हों, ठीक है, तो दोनों चाप क्या है, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और जब दोनों चाप बराबर हो जाएंगे तो दोनों चाप क्या कहलाएंगे, हमारे अर्धवृत्त कहलाएंगे। परिधि, अब हम परिधि की परिभाषा पढ़ते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाल रंग दिख रहा है जो वृत्त है, ठीक है, इसको अगर हम नापेंगे स्केल से तो इसकी जो लंबाई निकलेगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक है। वृत्त खंड, ठीक है। अब वृत्त खंड को भी अगर हम संधि विच्छेद करके पढ़ें तो वृत्त धन खंड, खंड मतलब कि हिस्सा, टुकड़ा। ठीक है। तो वृत्त के टुकड़े, ठीक है, वृत्त के हिस्से, इसको हम पढ़ते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। तो पी क्यू यहाँ पर जीवा है हमारी, ठीक है, और पी क्यू एक चाप भी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए जीवा और चाप में क्या अंतर है। जो चाप होता है वो एक रेखाखंड होता है, सीधी लाइन होती है। ठीक है। और जो चाप होता है वो वृत्त पर स्थित होता है। तो यहाँ पर ये जो काला वाला रेखाखंड है, ठीक है, ये जो काला वाला रेखाखंड है ये है आपकी जीवा, और ये जो लाल बना हुआ है ये है आपका चाप। ठीक है। तो अब वृत्तखंड की परिभाषा को पढ़ते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको समझिए, यहाँ पर दो चाप होंगे, एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप। जो नीला वाला है वो दीर्घ चाप है और जो लाल वाला है वो लघु चाप है। ठीक है। अब चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए, लघु चाप में लाल वाला लघु चाप है, चाप और जीवा, जो काली वाली रेखाखंड है वो जीवा है, इसके जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। इसी प्रकार ऊपर देखिए जो नीला वाला है वो चाप है और जो काली रेखा है PQ वो क्या है हमारा, वो हमारा है जीवा। ठीक है। तो चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वृत्तीय क्षेत्र या वृत्तखंड। ठीक है। अब वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तो लघु चाप और जीवा के बीच का जो वृत्तखंड है वो क्या कहलाएगा, हमारा लघु वृत्तखंड। उसी प्रकार दीर्घ चाप और जीवा के बीच का जो वृत्तखंड है वो क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तो इस प्रकार हमने वृत्तखंड को पढ़ा। वृत्तखंड वो हिस्सा होता है, वो क्षेत्र होता है जो जीवा और चाप के बीच का होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड होगा लघु चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र, और दीर्घ वृत्तखंड होगा दीर्घ चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र। तो जैसे हमने वृत्तखंड के बारे में पढ़ा वैसा ही अब हम त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। ठीक है। तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर हम इसको समझ लेंगे। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, उस पर चाप हमने ले लिया PQ। ठीक है। अब कहा गया है केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं। ठीक है। केंद्र O है तो चाप के सिरे क्या है यहाँ पर P और Q। ठीक है। और दूसरे ये लाल वाला जो है हमारा लघु चाप है और नीला वाला जो है हमारा दीर्घ चाप है। ठीक है। तो चाप के सिरे हैं P और Q, तो केंद्र को चाप के सिरों से मिला देते हैं पहले। तो O को P से मिला दिया और O को Q से मिला दिया। ठीक है। तो केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या यहाँ पे कौन सी है, OP और OQ, एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो चाप है, लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है। तो इन त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र कौन सा है, ये जो क्षेत्र हम दिखा रहे हैं। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्षेत्र त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र है। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा क्षेत्र है ऊपर वाला जो दीर्घ चाप पर है और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र भी क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड की तरह लघु चाप वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है क्षेत्र है ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। उसी प्रकार जो ऊपर वाला हिस्सा है जो दीर्घ चाप से और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। तो त्रिज्यखंड क्या है, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं एवं चाप के बीच का क्षेत्र है जो है वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है। त्रिज्यखंड भी दो तरह के हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जो लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है वो है लघु त्रिज्यखंड, और जो दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है वो है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड।
अर्धवृत्तीय क्षेत्र, जैसा कि नाम में ही निहित है कि ये जो है अर्धवृत्तीय, अर्ध मतलब आधा, मतलब आधे वृत्त का क्षेत्र। ठीक है, तो अभी हमने अर्धवृत्त के बारे में पढ़ा था इसी वीडियो में। क्या थी परिभाषा अर्धवृत्त की? कि जब दोनों चाप बराबर हो तो प्रत्येक चाप क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो जब दोनों चाप बराबर होंगे तो जो अर्धवृत्त मिलेगा हमें, तो अर्धवृत्त में जो है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड एक समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जब भी अर्धवृत्त होगा तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड एक समान हो जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक को हम क्या कह देंगे? अर्धवृत्तीय क्षेत्र कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी क्यू एक चाप है लाल रंग का, और ये नीले रंग का भी पी क्यू एक चाप है, ये दोनों ही क्या है? हमारे अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो ये जो अर्धवृत्त हैं इनका जो क्षेत्रफल है जीवा के साथ, पी क्यू के साथ, ठीक है, और यहाँ पर जो जीवा है वो व्यास होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ऊपर वाला क्षेत्र भी अर्धवृत्तीय क्षेत्र होगा और नीचे वाला भी अर्धवृत्तीय क्षेत्र हो, अर्धवृत्तीय क्षेत्र होगा, और इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र हुए? जब दोनों चाप बराबर हो, अर्थात वो अर्धवृत्त हो। तो अर्धवृत्त और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है वो अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। अंतरित कोण, अभी हम पढ़ेंगे कि अंतरित कोण किसे कहते हैं। ठीक है, एक रेखाखंड PQ, तो पहले हमने एक रेखाखंड खींचा PQ। ठीक है, एक रेखाखंड PQ खींच लिया और एक बिंदु लिया R जो रेखा PQ पर स्थित ना हो। ठीक है, एक बिंदु R लिया हमने जो PQ पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, अब PR को और QR को मिलाइए, तो PR को मिलाया और QR को मिलाया। ठीक है, अब जो कोण PRQ है, जो कोण PRQ, ये वाला जो कोण है वो रेखाखंड PQ द्वारा बिंदु R पर अंतरित कोण कहलाता है। ठीक है, जो कोण PRQ है रेखाखंड PQ द्वारा बिंदु R पर अंतरित कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा अंतरित कोण। ठीक है, तो अंतरित कोण क्या होता है? उस रेखाखंड से जो है एक बिंदु पर कोण बनाया जाए। ठीक है, तो वो उस रेखाखंड द्वारा उस बिंदु पर बनाया गया अंतरित कोण कहलाता है, और वो बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। अभी हमने अंतरित कोण के बारे में पढ़ा, अब हम जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं PQ, जो कि जीवा है इस वृत्त की। ठीक है, तो PQ एक जीवा खींच लिया हमने। ठीक है, अब हमने चाप बना लिया PQ, ये लघु चाप है लाल वाला, और एक दीर्घ चाप बना लिया PQ। ठीक है, सबसे पहले हमने P और O को केंद्र को मिला दिया और Q और O केंद्र को मिला दिया। ठीक है, अब ये जो कोण बना POQ, ये कोण क्या है? POQ। ठीक है, ये कोण जो है POQ जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कोण POQ बराबर जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण। ठीक है, अब हमने दीर्घ चाप पर एक बिंदु लिया R। ठीक है, और P और R को मिलाया और Q और R को मिलाया। ठीक है, तो जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? PRQ, कोण PRQ। ठीक है, तो जो कोण PRQ है, ठीक है, ये जो कोण PRQ है वो जीवा द्वारा दीर्घ चाप PQ पर, ठीक है, नीला वाला जो है दीर्घ चाप है PQ पर बिंदु R पर अंतरित कोण कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार लघु चाप पर हमने एक बिंदु लिया S। ठीक है, P और S को मिलाया और Q और S को मिलाया। ठीक है, तो जो कोण बना कोण PSQ। ठीक है, तो ये जो कोण PSQ है ये जीवा PQ द्वारा लघु चाप PQ पर, ठीक है, के बिंदु S पर क्या है? अंतरित कोण है। ठीक है, तो जीवा द्वारा हमने एक बिंदु पर अंतरित कोण पढ़े, तीन तरह के कोण पढ़े हमने यहाँ पर, केंद्र पर, लघु चाप पर और दीर्घ चाप पर। ठीक है, तो हम जीवा से वृत्त के अंदर अंतरित कोण बना सकते हैं। अंतरित कोण कैसे बनाते हैं जीवा से वृत्त पर, ये अभी हमने सीखा। प्रमेय 10.1 दोस्तों, अध्याय 10 में हमारे पास 12 प्रमेय हैं, तो हम यहाँ पे 12 प्रमेयों को पढ़ेंगे इस वीडियो में। लेकिन इन 12 प्रमेयों के अलग से हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने इन सभी प्रमेयों को सिद्ध किया है और विस्तार से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रमेयों के बारे में देखेंगे कि प्रमेय क्या कहती हैं। ठीक है, आइए प्रमेय 10.1 को पढ़ते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय में दिया गया होगा दो जीवाएं AB और CD। तो हमें कहा गया कि ये जो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, तो AB और CD आपस में बराबर हैं लंबाई में, बराबर लंबाई की दो जीवाएं हैं। ठीक है, तो प्रमेय 10.1 के हिसाब से ये दोनों बराबर जीवाएं जो है केंद्र पर
बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इन जीवाओं को केंद्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों जीवाओं को केंद्र से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रमेय 10.1 के अनुसार ये जो कोण होगा, कोण AOB और कोण COD, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं बराबर जीवाएं AB और CD से केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है, तो प्रमेय 10.1 कहती है कि यदि वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं तो ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2 जो है प्रमेय 10.1 का विलोम है। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 क्या कहती है? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर AB और CD हमें दो जीवाएं दी गई हैं। ठीक है, जो केंद्र पर कोण AOB और कोण COD अंतरित करती हैं। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण AOB जो है कोण COD के बराबर है अगर, तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। तो AB और CD जो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर लंबाई की होंगी। ठीक है, तो ये प्रमेय 10.2 कहती है कि अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वो जीवाएं बराबर लंबाई की होती हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, केंद्र से जीवा पर कैसे लंब डालते हैं इसको हम सीख लेते हैं अभी। हमें एक जीवा दी गई है AB जीवा। ठीक है, केंद्र O है, तो O से हमने एक लंब खींचा OM। ठीक है, AB पर, AB जीवा पर। ठीक है, तो इस तरह से OM जो है लंब है AB पर, तो इसी को हम कहते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, प्रमेय 10.3, प्रमेय 10.3 कहती है एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो AB एक जीवा है, केंद्र O से उस पर एक लंब डाला गया है OM। ठीक है, तो इस प्रमेय में जो है OM लंब है AB पर। ठीक है, तो इस प्रमेय के हिसाब से जो है ये जो लंब OM है AB पर, AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो MA और MB आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जो लंब OM है वो जीवा AB को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब MA की लंबाई और MB की लंबाई आपस में बराबर होगी। प्रमेय 10.4, प्रमेय 10.4 जो है वो प्रमेय 10.3 का विलोम है। प्रमेय 10.4 के अनुसार एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, AB एक जीवा है वृत्त की, O केंद्र है, तो अगर O केंद्र से AB जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा खींची जाए, जो कि हमने यहाँ खींची OM। ठीक है, जो कि AB को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक है, MA बराबर MB। ठीक है, MA बराबर MB हो तो ये जो खींची गई रेखा है ये जीवा AB पर लंब होगा। ठीक है, OM जो है AB पर लंब होगा। ठीक है, ऐसा प्रमेय 10.4 कहती है। ठीक है, क्या कहती है प्रमेय 10.4? कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से एक ऐसी रेखा खींची जाए जो जीवा को समद्विभाजित करे, अर्थात दो भागों में बांटे, तो वो जो रेखा खींची गई है वो जीवा पर लंब होती है। प्रमेय 10.5, प्रमेय 10.5 कहती है तीन दिए हुए असंरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। ठीक है, प्रमेय के अनुसार ये तीनों बिंदु जो है असंरेखीय होने चाहिए, मतलब एक ही रेखा पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमें पता है दो बिंदु तो एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर तीन बिंदु हैं जो असंरेखीय हैं, मतलब कि एक ही रेखा पर नहीं होने चाहिए तीनों बिंदु। ठीक है, तो ये तीन बिंदु असंरेखीय हैं। तो प्रमेय 10.5 के अनुसार, ठीक है, इन तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त होगा और सिर्फ एक ही वृत्त होगा। ठीक है, यानी कि ये वृत्त अद्वितीय होगा, कोई दूसरा वृत्त नहीं होगा जो इन तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाए। ये प्रमेय 10.5 कहती है। आइए अब थोड़ा हम एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बिंदु है O और एक रेखा है AB। ठीक है, अब O बिंदु से रेखा AB पर एक लंब डाला हमने OM। ठीक है, तो जो OM है वो बिंदु O से रेखा AB पर लंब की लंबाई है। ठीक है, और यही OM जो है रेखा AB की बिंदु O से दूरी भी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि रेखा AB से बिंदु O की दूरी को हम कैसे नापेंगे? ठीक है, तो उसके लिए वो दूरी कौन सी दूरी होती है? जो कि बिंदु O से रेखा AB पर जो लंब डाला गया हो,
ठीक है, तो उस लंब की जो लंबाई है वही रेखा AB से बिंदु O की दूरी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो OM है वही रेखा AB की बिंदु O से दूरी है, और यहाँ पर जो OM है वो O से रेखा AB पर डाला गया लंब है, OM। प्रमेय 10.6। प्रमेय 10.6 कहती है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, मतलब बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं हम। PQ और RS दो जीवाएं हैं, ठीक है, जो कि प्रमेय के हिसाब से बराबर लंबाई की हैं। PQ बराबर RS है। ठीक है, तो अभी हमने O से लंब डाला PQ पर OL, और उसी प्रकार केंद्र O से लंब डाला जीवा RS पर OM। ठीक है, तो ये जो लंब डाला है यही जीवा की केंद्र से दूरी कहलाएगी। तो प्रमेय 10.6 के अनुसार, ठीक है, ये दोनों जीवाएं जो है केंद्र से समान दूरी पर होंगी, तो OL और OM आपस में बराबर लंबाई के होंगे। तो प्रमेय 10.6 यही कहती है कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, बराबर दूरी पर होती है इसका मतलब कि केंद्र से उन जीवाओं पर डाला गया लंब समान लंबाई के होंगे। प्रमेय 10.7 जो है प्रमेय 10.6 का विलोम है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अभी हम। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, तो समदूरस्थ जीवाएं मतलब केंद्र से बराबर दूरी पर। तो यहाँ पर PQ एक जीवा है और RS एक जीवा है। केंद्र से इनकी लंबाई नापनी है तो केंद्र से हमें इन पर लंब डालने पड़ेंगे। तो O से OL एक लंब डाला PQ पर, तो जीवा PQ की केंद्र से दूरी कितनी हो गई, OL। उसी प्रकार केंद्र O से जीवा RS पे एक लंब डाला OM, तो केंद्र O से जीवा RS की दूरी हो गई OM। ठीक है, तो प्रमेय 10.7 के अनुसार OL और OM बराबर है। जीवाएं जो है केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर स्थित हैं, तो OL और OM बराबर है। ठीक है, तो प्रमेय 10.7 के अनुसार ये दोनों जीवाएं PQ और RS बराबर लंबाई की होंगी, समान लंबाई की होंगी। आइए कुछ और चीजों का अध्ययन करें हम। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। AB और CD दो जीवाएं हैं, तो अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इनके संगत चाप, AB का संगत चाप, AB और CD बराबर है तो इनके संगत चाप जो है वो सर्वांगसम होंगे, AB और CD। ठीक है, तो ये लाल वाला जो चाप है AB और नीला वाला जो चाप है CD, ये दोनों चाप आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और इसका विलोम भी सत्य है कि यदि दो चाप सर्वांगसम हो, AB और CD अगर सर्वांगसम चाप है, AB और CD चाप जो है सर्वांगसम है, मतलब कि इनको एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक दूसरे को ढक देंगे। तो अगर ये दोनों चाप सर्वांगसम है तो इनके सिरों को मिलाने वाली जीवाएं जो है वो बराबर होंगी, तो AB और CD आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर जीवाएं बराबर हैं तो चाप सर्वांगसम होंगे, और चाप सर्वांगसम है तो जीवाएं बराबर होंगी। किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप या बराबर लंबाई के चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। ए बी एक चाप है और सी डी एक चाप है। ठीक है, ये दोनों चाप ए बी और सी डी सर्वांगसम है और बराबर लंबाई के हैं। ठीक है, तो ये केंद्र ओ पर, दोनों जो है केंद्र ओ पर जो कोण अंतरित करेंगे ए ओ बी और सी ओ डी, तो ये ए ओ बी और सी ओ डी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि सर्वांगसम चाप जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, प्रमेय 10.8। प्रमेय 10.8 कहती है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसको हम समझ लेते हैं। पी क्यू एक चाप है, ठीक है, ओ केंद्र है इस वृत्त का, तो ओ को चाप से मिला दिया पी से और क्यू से। ठीक है, और वृत्त के शेष भाग पे एक बिंदु लिया ए, हमने उसको भी मिला दिया। ठीक है, तो चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया गया है वो कोण क्या कहलाएगा, कोण पी ओ क्यू। और शेष भाग में जो हमने बिंदु ए लिया वहां पर चाप द्वारा कौन सा कोण अंतरित किया गया है, कोण पी ए क्यू। तो प्रमेय 10.8 के अनुसार जो केंद्र पर कोण अंतरित किया है कोण पी ओ क्यू, वो कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर किए गए अंतरित कोण का दोगुना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 2 गुना कोण पी ए क्यू के। प्रमेय 10.9।
प्रमेय 10.9 कहती है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसे हम समझ लेते हैं। पी क्यू एक हमारा चाप है, ठीक है। इस चाप से वृत्त के शेष भाग पर हमने दो बिंदु लेंगे ए, ठीक है, उसको मिला देंगे चाप से पी क्यू से, और एक दूसरा बिंदु लिया सी, इसको भी मिला दिया हमने चाप से पी क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो कोण बने हैं, कोण पी ए क्यू और कोण पी सी क्यू, ये आपस में बराबर होंगे। कोण पी ए क्यू और कोण पी सी क्यू बराबर होंगे, ये प्रमेय 10.9 कहती है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। हमने अर्धवृत्त के बारे में इसी वीडियो में पढ़ा है। अर्धवृत्त क्या होता है कि यदि दोनों चाप बराबर हों तो प्रत्येक चाप क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू अर्धवृत्त है और ऊपर वाला भी पी क्यू अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त से जो भी कोण खींचेंगे हम शेष भाग में, वो समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमने एक बिंदु लिया ए, इस बिंदु ए को अर्धवृत्त पी क्यू से मिलाया, ठीक है। तो जो कोण हमारा पी ए क्यू होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का होता है, होगा। प्रमेय 10.10 प्रमेय 10.10 कहती है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं ए बी, उनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, उसको अंतरिक्ष करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, ठीक है। तो हम ए बी रेखाखंड के जो ऊपर ले लेते हैं दो बिंदु, एक बिंदु ले लिया हमने सी, ठीक है, ए बी को सी से मिला दिया, दूसरा बिंदु हमने ले लिया डी, ए बी को डी से मिला दिया। तो ये दोनों बिंदुओं पर अगर रेखाखंड ए बी समान कोण अंतरित करे, यानी कि कोण ए सी बी और कोण ए डी बी आपस में बराबर हों, तो ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं, ठीक है। तो चारों बिंदु ए बी सी और डी क्या होंगे, एक ही वृत्त पर स्थित होंगे और ये चक्रीय होंगे, ठीक है। तो ये चारों बिंदु ए बी सी डी जो है एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, ऐसा प्रमेय 10.10 कहती है। चक्रीय चतुर्भुज। दोस्तों हमने चतुर्भुज के बारे में तो पढ़ा था, अब हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक चतुर्भुज एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष मतलब ए बी और सी, ए बी सी और डी एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये एक चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है। अब एबीसीडी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर एक ही वृत्त पर स्थित होंगे तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो अगर चारों शीर्ष ए बी सी डी एक ही वृत्त पर स्थित होंगे तो ये चतुर्भुज कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी सी डी चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। प्रमेय 10.11 प्रमेय 10.11 कहती है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें इस प्रमेय में दिया गया कि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो प्रमेय 10.11 के अनुसार क्या होगा, इस चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह पाएंगे कोण ए और कोण डी, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार दूसरे सम्मुख कोण कोण बी और कोण सी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। प्रमेय 10.12 जो है वो प्रमेय 10.11 का विलोम ही है। तो प्रमेय 10.12 कहती है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग जो है 180 डिग्री है। तो कोण ए धन कोण डी बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। अगर एक सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 डिग्री होगा तो सम्मुख कोणों के दूसरे युग्म का योग भी 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी धन कोण सी भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो यदि ऐसा है तो ये जो चतुर्भुज है चतुर्भुज एबीसीडी ये क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये प्रमेय 10.12 कहती है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।